अध्याय 12। इसके पहले बेसिक्स आपके कंप्लीट हो गए, आप सीधे संविधान में आएंगे। राज्य व्यवस्था से संबंधित जो चीज़ें थी, मुद्दे थे, आपने देख लिए। और टेक्निकल टर्म्स जो यूज़ होते हैं प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपसे, वो तैयार हो गए। उनको रिवाइज बार बार करिएगा, तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे, प्रश्नों को समझ पाएंगे, प्रकृति को समझ पाएंगे। अब हम संविधान में इंटर कर रहे हैं आज से। इसके पहले कि संविधान में इंटर करें, कुछ भूमिका इसकी आपको बता देते हैं। संविधान सभा की जहाँ तक बात है, भारत में संविधान सभा, ये विचार कैसे आया लोगों के मन में, यहाँ के नेताओं के मन में, तो इसके पीछे पृष्ठभूमि है आधुनिक भारत का इतिहास। आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो आधुनिक भारत के इतिहास को जब पढ़ाएंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे उस पर कि 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति से अंग्रेज काफ़ी भयभीत हो गए और नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई फिर से ऐसी, चलो इसको तो दबा दिया, लेकिन अगर ऐसी फिर से कोई क्रांति खड़ी होती है और लोग एकजुट होकर के अपने आक्रोश को जागृत करते हैं, एक दूसरे से मिल करके अगर फिर से संघर्ष करते हैं, तो अंग्रेज़ों का क्या हाल होगा। तो इससे भयभीत होकर काफ़ी इन्होंने सुधार किए। अंग्रेज़ों की ही देन थी कि कांग्रेस के रूप में एक संगठन की स्थापना हुई। डफरिन के दिमाग की उपज थी। एक प्रकार से सेफ्टी वॉल की तरह कांग्रेस की पैदाइश हुई थी कि ये सेफ्टी वॉल के रूप में काम करेगा, मतलब यहाँ के लोगों के आक्रोश को दबाने का काम करेगा, उनकी आक्रोशों को साधारण मांग में तब्दील करेगा। उन मांगों में जो जरूरी मांगें होंगी, जो मानी जा सकती हैं, वो हम मान लेंगे, जो नहीं मानी जा सकती उन्हें नहीं मानेंगे, ठीक है, उनको टालते रहेंगे। तो यहीं से शुरू हुआ कि अंग्रेज़ों ने डिमांड के अनुसार धीरे धीरे सुधार, जो है लोकतांत्रिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए, चार्टर के माध्यम से या फिर जो विभिन्न अधिनियम थे, भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। लेकिन भारतीयों में ही, अब अंग्रेज़ों की ये भले उनकी सोच थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने काफ़ी जो आर्थिक सुधार किए थे उससे लोगों में जागरूकता हुई थी। शैक्षिक सुधार किए थे, लोगों में शिक्षा बढ़ी थी, जागरूकता बढ़ी थी। उनमें कुछ बुजुर्गा वर्ग उत्पन्न हुए। उन्होंने लोगों में जो विभिन्न आंदोलन उस समय विश्व भर में हो रहे थे, अमेरिका का आंदोलन हो या फिर फ्रांस का आंदोलन, फ्रांस की क्रांति हो, इंग्लैंड में स्वयं जो क्रांति हुई थी, और इंग्लैंड में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विभिन्न देशों में उस समय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जहाँ पे लोगों को तमाम तरह के अधिकार थे, उनके बारे में लोगों को बताना शुरू किया। तो लोग सोचे कि अरे, ऐसे भी लोगों के पास अधिकार होते हैं, लोग ऐसे भी रहते हैं कहीं पे। तब लोगों में उत्कंठा जागृत हुई आज़ाद होने की। फिर ये जब डिमांड, ये आक्रोश जब जमीन पर आया, तो फिर कांग्रेस उसी हिसाब से डिमांड करने लगी। कांग्रेस के अंदर ही ऐसे लोग आ गए जो बहुत कड़ाई से स्वराज की मांग करने लगे, जिन्हें हम गरम दल वाले कहते हैं। तो गरम दल और नरम दल, दो तरह के गुटों में कांग्रेस विभाजित हो गई। जब कांग्रेस कहीं 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 ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगी, उसकी डिमांड का कोई असर नहीं, एक मात्र औपचारिक संस्था के रूप में कार्य करने लगी, तो क्रांतिकारी सोच उत्पन्न हुई। क्रांतिकारियों ने सोचा कि नहीं, ये मांग और पूर्ति की नीति से हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली, स्वराज नहीं मिलने वाला, अधिकार नहीं मिलने वाला है, हमें इन्हें मार के भगाना पड़ेगा। तो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है, जिसको अंग्रेजों की तरफ से उग्रवादी आतंकवादी आंदोलन या आतंकवादी गतिविधियां कहा गया, ठीक, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे जो शहीद हैं हमारे, वो उस समय उनकी गतिविधियां स्टार्ट होती हैं। तो ये सब पैरेलल चल रही थी गतिविधियां, एक कमज़ोर हो रही थी, दूसरी जो है मजबूत हो रही थी। बाद में विश्व युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी डामाडोल हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी वैश्विक परिदृश्य को ही द्वितीय विश्व युद्ध बदल के रख देता है। अमेरिका सिरमौर बन जाता है दुनिया का। और चूंकि अमेरिका के प्रभाव में इंग्लैंड भी था, इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति उस स्तर की नहीं रह गई थी। इंग्लैंड का जो प्रभुत्व था अब पहले ऐसा नहीं रह गया था, वो निर्भर कहीं ना कहीं हो गया था अन्य देशों पे, अमेरिका जैसे देशों पे। तीसरी बात थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का औचित्य नहीं रह जाता अगर भारत की जो संविधान सभा की या स्वतंत्रता की डिमांड है उसको पूरा नहीं किया जाता। तो अंततः अंग्रेजों को उन परिस्थितियों के अनुसार, और भारत में जो आक्रोश चल ही रहे थे, तमाम बहुत पहले से चल रहे थे, वो कोई नए नहीं थे, तो उस समय ये अवसर आ गया और भारतीयों को भी लगने लगा कि अब आज़ादी मिलने ही वाली है। तब इस संविधान सभा की डिमांड काफ़ी जोर पकड़ने लगी।
अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। अभी हमने केवल आपको पृष्ठभूमि बता दी कि संविधान सभा आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। ठीक है, तो पहले फैक्ट देख लेते हैं कहाँ कहाँ डिमांड की गई संविधान सभा की। तो भारतीय जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था, और इसमें कहीं ना कहीं संविधान सभा की झलक दिखाई पड़ती है। भारत के लिए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। 1936 में कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें नेहरू ने अध्यक्षता की थी, जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा की मांग की थी। कांग्रेस ने, ध्यान रखिएगा, ये कांग्रेस ने, लेकिन इसके पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में की थी। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। वयस्क मताधिकार को जान लेना आपके लिए आवश्यक है। वयस्क मतलब तमाम दुनिया भर में जो देश हैं वहाँ उन्होंने मत देने के लिए एक निश्चित आयु तय कर रखी है। जैसे भारत में 18 वर्ष है, 18 वर्ष का जो भी हो गया वो मत दे सकता है। तो 18 वर्ष का व्यक्ति अगर मत दे सकता है तो इसको कहेंगे वयस्क मताधिकार। लेकिन अगर इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जुड़ जाए, इसका मतलब 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे विभिन्न लिंग, आयु, वर्ग, जाति, संप्रदाय, धर्म, कोई भी हो, वो मत दे सकता है, तो सार्वभौमिक मताधिकार हो जाएगा। वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष का व्यक्ति ही मताधिकार दे सकता है, मत दे सकता है। इसमें हो सकता है कि 18 वर्ष का केवल इस वर्ग का, इस पंथ का, इस धर्म का ही व्यक्ति या इस लिंग का ही व्यक्ति वोट कर सकता है, तो वो वयस्क मताधिकार तो होगा, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं होगा। सार्वभौमिक, कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए जो नए लोग हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और वयस्क मताधिकार में अंतर होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष का हो गया तो वो मत दे सकता है, कोई भी, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी लिंग का, किसी धर्म का, किसी पंथ का हो, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए और जो कानून द्वारा मर्यादाएं तय की गई हैं उसका वो एलिजिबिलिटी रखता हो। तो वयस्क मताधिकार पूछा जाए कि आधार पर संविधान सभा गठन की मांग किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला संविधान सभा का प्रथम संकेत डिमांड नहीं, ध्यान रखिएगा, तिलक द्वारा बनाए गए स्वराज विधेयक 1895 में दिखाई पड़ता है। इसलिए कहा जाता है 1896 में स्वराज और संविधान सभा के संकेत की झलक कहाँ मिलती है? तो 1896 में मिलती है, तिलक द्वारा बनाए गए स्वराज विधेयक 1895 में। इसमें तिलक ने जिक्र किया था कि भारतीयों को अधिकार होना चाहिए कि वे अपने नियम कानून स्वयं बनाएं। ये लोकतांत्रिक अधिकार भारतीयों का होना चाहिए। स्वराज जब प्राप्त होगा, इन्होंने ही कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो स्वराज जब प्राप्त होता हो, ये अधिकार, ये नियम कानून, राज्य कैसा हो, सरकार कैसी हो, सरकार का स्वरूप कैसा हो, ये सभी तय करने का अधिकार हमारा होना चाहिए। तो संविधान सभा में भी यही, संविधान का जो है मोटिव भी यही होता है। ठीक है, हम भारत के लोग से शुरू होता है, तो संविधान सभा की झलक वो यहाँ पर मिल जाती है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भी संविधान सभा की बात की गई थी। जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट थी, इसमें संविधान सभा की बात थी। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा बनाने की मांग की थी। 1922 में किसने? महात्मा गांधी ने संविधान सभा बनाने की मांग रखी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार अनौपचारिक रूप से अंग्रेजों ने इस मांग को स्वीकार किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार अंग्रेजों ने कब इस मांग को स्वीकार किया, लेकिन अनौपचारिक रूप से, लिखित रूप से नहीं, ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन मानवेंद्र नाथ राय, MN राय, ये वही MN राय हैं जिन्होंने मैक्सिको और भारत दोनों जगह कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, माओवादी जो गतिविधियां हैं उसमें ये सम्मिलित रहे थे और माओ के समर्थक थे। जवाहरलाल नेहरू काफ़ी विद्वान आदमी थे। जवाहरलाल नेहरू ने इनको बोला था कि आप संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार करें। इन्होंने तैयार किया था, महात्मा गांधी ने इसको खारिज कर दिया था, इनके ड्राफ्ट को। लेकिन चूंकि ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था, तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहला प्रतिपादन औपचारिक रूप से किसने किया था, मानवेंद्र नाथ राय ने किया था। या अगर पूछे
कि संविधान का प्रारूप सबसे पहले किसने तैयार किया भारत में, भारत के लिए, तो मानवेंद्र नाथ राय ने। इन्होंने पूरा संविधान लिख दिया था, लेकिन उसमें कुछ अतिवादी चीज़ें थीं, ठीक है, जैसे कि वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र चाहते थे। वो कहते थे कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, जो अंग्रेज हैं किसी पार्टी को न सौंप कर जाएं और डायरेक्ट जनता को सौंप कर जाएं अधिकार, और बहुत सारी अतिवादी चीज़ें थीं, जिसको गांधी जी ने कहा था व्यवहारिक रूप से इसका पालन संभव नहीं है, इससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो महात्मा गांधी ने इस ड्राफ्ट को अस्वीकार कर दिया था। फिलहाल पूछे कि औपचारिक रूप से किसने प्रतिपादन किया था, मानवेंद्र नाथ राय ने। 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार इस मांग की स्वीकृति औपचारिक रूप से दी गई थी। ध्यान रखिएगा, पहली बार औपचारिक रूप से किसने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, तो क्रिप्स प्रस्ताव जो कि 1942 में आया था उसने। हालांकि इसको भारत में अस्वीकृत कर दिया गया था, भारत ने अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं थी। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत, अब ये महत्वपूर्ण है, इसी के तहत हमारी संविधान सभा निर्मित हुई थी, के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ये जो कैबिनेट मिशन था इसको भारत में स्वीकृत कर लिया गया था। भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता ने किया, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव किया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा न करके अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव किया गया था। जैसे कि हम राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा में जो सांसद हैं, उनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं। हमने आपको बताया भी था जब संसद पढ़ाया था, ठीक है, जब बताया था संसद और विधायक के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुनाव किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक उसी प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से ये जनता द्वारा चुने गए थे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव हमने बताया था। प्रत्यक्ष मतलब जनता डायरेक्ट चुने अपने नेता को, जैसे कि सांसद चुनते हैं आप, विधायक चुनते हैं, लोकसभा के लिए सांसद चुनते हैं, और विधानसभा के लिए आप विधायक चुनते हैं, डायरेक्ट जाके मत करते हैं। प्रधान के जैसे चुनाव में आप करते हो, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में करते हो, लेकिन ब्लॉक प्रमुख आप नहीं चुनते हो, जिला पंचायत अध्यक्ष आप नहीं चुनते हो, जिला पंचायत सदस्य जो है वो अध्यक्ष को चुनते हैं। तो सदस्यों को आपने चुना, अध्यक्ष को सदस्यों ने चुना, तो अप्रत्यक्ष रूप से आपने अध्यक्ष को चुना। ठीक इसी प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से जनता ने चुनाव किया था, प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों को चुना, और इन विधानसभा के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से किसको चुना, मत दे करके संविधान सभा के सदस्यों को, जो मानक तय किए गए थे कैबिनेट मिशन के द्वारा, उसके अनुसार। ठीक, तो एक प्रकार से क्या हो गया कि आपके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ये चुने गए संविधान सभा के सदस्य। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना था। कैबिनेट मिशन के अनुसार क्या था, 10 लाख की जनसंख्या वाले स्थान से, क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव किया जाना था। सदस्यों की कुल संख्या शुरुआत में 389 निश्चित की गई, मतलब 389 सदस्य होंगे ऐसा कहा गया। इसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के, जो ब्रिटिश सरकार के पूरे कंट्रोल में थे। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, विशेष क्षेत्र जो चीफ कमिश्नर के अंतर्गत आते थे, और 93 देसी रियासत थे, जो देसी राजा होते थे उस समय, जो स्वतंत्र रूप से या एक प्रकार से अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, लेकिन स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे अपना। तो 93 देसी रियासत ये मिल करके 389 हो रहे थे, और 389 सदस्य इसमें कुल निश्चित किए गए थे, अर्थात 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, 93 देसी रियासतों से भेजे गए सदस्य। वोटिंग सिस्टम क्या था, तो वही जो वर्तमान में है, FPPS, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, जो हमने आपको बताया बहुमत वाले, जब हम आपको अध्याय में बता रहे थे कि जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करेगा वही विजयी होगा। संविधान सभा के लिए चुनाव सबसे पहले कब हुए, तो जुलाई 1946 में हुए थे चुनाव। याद रखें, एकदम जुलाई पूछता है, जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946, तरह से। तो चुनाव कब हुए, जुलाई 1946 में। सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया गया था।
वर्तमान में संयुक्त निर्वाचन है, अर्थात हिंदू मुसलमान या फिर जाति संप्रदाय में बटा हुआ नहीं है, सब एक साथ किसी को भी मत कर सकते हैं। उस समय पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया गया था, मतलब पृथक पृथक अपने अपने वर्ग में लोग निर्वाचन वोट कर रहे थे। प्रांतों का प्रतिनिधित्व 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, मुस्लिम, सिख और साधारण। ध्यान रखिएगा, प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, मुस्लिम बाहुल्य, सिख बाहुल्य और साधारण। चुनाव के समय लगभग 14% जनता को ही मत देने का अधिकार प्राप्त था, केवल 14% जनता को, इसलिए वयस्क मताधिकार तो था, ध्यान रखिएगा, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। वयस्क मताधिकार था लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था संविधान सभा के चुनाव में, क्योंकि 14% जनता को ही मत देने का अधिकार प्राप्त था, जिसमें शिक्षा और संपत्ति, मतलब इतनी शिक्षा होनी चाहिए और इतनी संपत्ति होनी चाहिए, इसकी शर्त लगाई गई थी। मतलब एक वर्ग बना दिया गया था कि जो शिक्षा प्राप्त वर्ग है, शिक्षित वर्ग, और संपत्ति एक निश्चित है, वही मत कर सकता है। 18 वर्ष तो था, लेकिन यहाँ पे वर्गीय बाधा लगा दी गई थी, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, इसलिए वयस्क मताधिकार था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का मनोनयन हुआ था, ध्यान रखिएगा, जो देशी रियासतें थीं वहाँ राजा के द्वारा प्रतिनिधियों का मनोनयन किया गया था, न कि यहाँ पर चुनाव हुए थे। सर्वाधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से थे, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का क्षेत्र, इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था पहले। तो संयुक्त प्रांत से 55, और सबसे कम जो सदस्य थे कहाँ से थे संविधान सभा में? असम से थे। देशी रियासतों में सर्वाधिक जो सदस्य थे मैसूर से थे, लेकिन देशी रियासतों में किस रियासत से एक भी सदस्य नहीं था? तो हैदराबाद ने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। कृपलानी के प्रस्ताव, बाद में कृपलानी ने प्रस्ताव दिया था, किसके? कृपलानी के प्रस्ताव में। इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। जब तक कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं हो जाता तब तक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, और प्रश्न उत्तर में अगर सच्चिदानंद सिन्हा रहे तो वही उत्तर होंगे। राजेंद्र प्रसाद थे, वो दूसरे अध्यक्ष थे, लेकिन प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। तो 11 दिसंबर 1946 को ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बड़े विद्वान व्यक्ति थे, इस योग्य भी थे। कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा पेश उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा शुरू की गई। ये बताया गया कि संविधान का क्या उद्देश्य रहेगा। बाद में उद्देशिका के रूप में, आप जानते हैं, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो स्वीकार कर लिया गया, संविधान निर्माण हुआ, तो आपने उद्देशिका के रूप में इसको देखा। तो एक प्रारूप के तौर पर इन्होंने बताया कि संविधान का क्या उद्देश्य होगा और क्या प्रारूप होगा, संविधान में क्या क्या बातें रहेंगी, वो इस उद्देश्य प्रस्ताव से सामने आ गई थी। किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए 22 समितियां बनाई, जिनमें 8 बड़ी तथा अन्य छोटी समितियां थीं। तो इन समितियों में 8 बड़ी अन्य छोटी समितियां थीं। एक समिति, प्रारूप समिति, कुछ और दिन बाद बनाई गई थी, ठीक है, संविधान के प्रारूप के लिए। तो कुल समितियों को एक साथ देख लीजिए, प्रमुख थी, जो पूछी भी जाती हैं। संचालन समिति एक प्रमुख समिति थी, जिसके अध्यक्ष एकदम रट लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यक परामर्श समिति के 2 उप समितियां भी थीं। वो उप समितियां कौन कौन सी थी? एक मौलिक अधिकार उप समिति थी, जेबी कृपलानी जिसके अध्यक्ष थे, और दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति थी, हरीश चंद्र मुखर्जी जिसके अध्यक्ष थे।
तो ये उप समितियां किसके अंतर्गत आती थीं? मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की दो उप समितियां थीं। तो जिसके की अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। इसकी दो उप समितियां थीं जिसके अध्यक्ष कमसा जेबी कृपलानी और कौन थे? एस सी मुखर्जी थे। तो ये याद रखिएगा। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्र ध्वज या झंडा समिति जिसको कहते हैं, संबंधी जो तदर्थ समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहीं कहीं आपको जेबी कृपलानी लिखा मिल जाएगा, वो गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष। इसी समय मुस्लिम लीग का रूठा मनाना वो प्रारंभ चल रहा था। पैरेलल ही मुस्लिम लीग का भी कार्रवाइयाँ चल रही थी, गतिविधियाँ चल रही थी। तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया बैठक का। देखा कि हमारी कोई पूछ नहीं है, इसमें हमारा कोई लाभ नहीं है। तो इन्होंने, चूंकि एक ये भी था कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस भी काम कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया संविधान सभा का। तो बहिष्कार के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 200 में जो है 207 सदस्यों ने भाग लिया था। जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया तो कितने सदस्यों ने भाग लिया? जब मुस्लिम लीग का बहिष्कार हुआ, पहली जब बैठक हुई कांग्रेस की इसके बाद, तो 207 सदस्यों ने भाग लिया। ये फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। संविधान सभा के पहले दिन 208 सदस्यों ने अपने परिचय पत्र पेश किए थे। जब पहला दिन था संविधान सभा का, अर्थात 9 दिसंबर को, कितने सदस्यों ने? 208 सदस्यों ने अपने परिचय पत्र पेश किए थे। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित कर, ध्यान रखिएगा डेट, प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के जो अन्य सदस्य थे, नाम याद रखिएगा। अंबेडकर तो अध्यक्ष ही थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक, इसके बाद दो ऐसे लोग थे जो चेंज भी हुए। एन माधवराव ये अध्यक्ष थे, इनको बी एल मित्तर की जगह बनाया गया था। डीपी खेतान भी इसके सदस्य थे। 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णमाचारी को इसका सदस्य बनाया गया था। तो एकदम रट लीजिएगा इस चीज को। प्रारूप समिति की जो पहली बैठक हुई थी 30 अगस्त को, अर्थात एक दिन बाद, 29 अगस्त को निर्माण हुआ, अगले दिन बैठक हुई। इसकी कुल बैठक 141 दिन हुई थी और 21 फरवरी 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 21 फरवरी 1948 को। कुल कितनी दिन बैठक हुई थी? 141 दिन बैठक हुई थी। संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए थे। पेश करने के बाद जब ये 21 फरवरी को पेश हुआ तो इस पर विचार करने के लिए संविधान सभा के 3 वाचन हुए। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। ये पहला वाचन था। दूसरा वाचन, जो कि सबसे लंबा वाचन था, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ। तीसरा वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को हुआ। और इसी तीसरे वाचन का जो अंतिम दिन था 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन संविधान सभा को अपना लिया गया। लागू नहीं किया गया, संविधान सभा निर्मित और अपना ली गई। अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान सभा द्वारा स्वीकृत संविधान को पारित किया जाए। तो इस दिन पारित कर दिया गया, आत्मार्पित, अपना लिया गया इस संविधान को। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों की मौजूदगी में, कितने सदस्य मौजूद थे? 284 सदस्य, संविधान को पारित कर दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। इस पूरी प्रक्रिया में 114 दिन प्रारूप पर बहस हुई थी। कितने दिन? 114 दिन। और इसमें कुल कितने खर्च आए थे संविधान के निर्माण में? तो 64 लाख रुपए का खर्च आया था लगभग, अर्थात 63,96,729 रुपए खर्च किए गए थे संविधान के निर्माण में। उस समय बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी इतने पैसों की। जो महिला सदस्य थीं 389 में 15 कौन कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख, सुचित्रा कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, सुचित्रा कृपलानी, दक्षायनी वेलायुधन, रेणुका राय,
एन्नी मस्करेने, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, इसमें बाद में बदलाव भी देखे गए, मुस्लिम लीग जब अलग हुई, अन्य जब सदस्य कुछ विभिन्न कारणों से, तो चेंजेस होते रहे, लेकिन इन 15 का नाम आप याद रखिएगा। संविधान सभा का पहला प्रारूप हालांकि BN राव ने बनाया था, अर्थात संविधान का वास्तविक जो प्रारूप तैयार किया था BN राव ने तैयार किया था, किंतु अंतिम प्रारूप अर्थात इसमें काट छांट करके जो अंतिम रूप दिया था वो भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। ये याद रखिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यही BN राव थे, जिन्होंने संविधान का प्रारूप निर्मित किया था। फिर इसमें काट छांट करके अंतिम प्रारूप अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था, क्योंकि इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति बनी थी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर HC मुखर्जी थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी क्या थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे उनके सदस्यों की कितनी संख्या थी, अर्थात ST कितने थे? तो 33 थे। फीमेल्स कितनी थी? 15 थी, उनका नाम आपने देखा। संविधान सभा की सदस्य संख्या प्रारंभ में 389 थी, अर्थात 296 जो प्रांतों के 93 देशी रियासतों से। बेटन योजना के बाद जो माउंट बेटन योजना आती है तो 324 सदस्य रह जाते हैं तब तक, जिसमें 235 सदस्य ये आपके ब्रिटिश प्रांतों चीफ कमिश्नरी से और 89 सदस्य रह जाते हैं देशी रियासतों से। विभाजन जब हो जाता है भारत पाकिस्तान का तो 299 सदस्य बचते हैं, 229 ये ब्रिटिश प्रांतों चीफ कमिश्नरी से और 70 सदस्य मात्र रह जाते हैं देशी रियासतों से। तो ये हालांकि ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है फैक्ट, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है तो याद रखिएगा। हमने कोई फैक्ट छोड़ा नहीं है, जो कहीं से पूछे और आगे भी जो चैप्टर्स आएंगे कोई फैक्ट आपके छूटेंगे नहीं है, हम इसी सिद्धांत पर काम करेंगे। ठीक। संविधान सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए और इसी दिन संविधान सभा को विघटित कर इसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो संविधान सभा अंतरिम संसद मतलब जब तक कि पहला चुनाव न हो जाए लोकसभा राज्यसभा का, तब तक इसी संविधान सभा को संसद के रूप में कार्य करना था। ठीक है, इसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू के रूप में थे, आपको पता है उन्होंने काम किया। तो संविधान सभा ने ही जब तक संसद का पहला जो गठन नहीं हुआ, पहली लोकसभा जब तक उसका चुनाव नहीं हुआ, तब तक संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। तो संविधान सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को, पूछा भी गया है ये, 308 सदस्यों ने कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब हुए थे? 24 जनवरी 1950 को पूछा भी गया है। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा ने 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद गठित नई संसद तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया। 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। इनमें से 15 अनुच्छेदों को ध्यान रखिएगा। संपूर्ण संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान को अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया, अपनाया गया, उसी दिन 15 अनुच्छेदों को आगे के काम के लिए जरूरत को समझते हुए लागू कर दिया गया। तो ये 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। कौन कौन थे? 5 अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ये 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। बाकी पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अन्य प्रमुख तथ्य संविधान सभा से हमारे, तो एंग्लो इंडियन जो थे उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? अगर पूछा जाए संविधान सभा में तो फ्रैंक एंथोनी कर रहे थे।
एसटी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? जयपाल सिंह कर रहे थे। मारवाड़ी का प्रतिनिधित्व डीपी खेतान कर रहे थे। पारसी का प्रतिनिधित्व एचपी मोदी कर रहे थे। ये कभी आ भी चुका है मिलान के लिए, याद रखिएगा। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा के निर्माण की घोषणा की थी। कब? 26 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में केटी शाह ने ही समाजवाद की बात की थी। पूछा गया है किसने संविधान सभा में समाजवाद की बात रखी थी? केटी शाह ने। संविधान सभा द्वारा किए गए जो प्रमुख कार्य थे, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में सदस्यता। ये संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में क्या क्या काम किए थे, ध्यान रखिएगा। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में सदस्यता। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज संविधान सभा ने अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने ही अपनाया था। ये प्रमुख कार्य थे जो संविधान सभा के द्वारा ही किए गए थे। तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो भी प्लेलिस्ट में रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट जो हमने पेड ग्रुप में दी हुई है अपने। और फाउंडेशन बैच से जो लोग जुड़ना चाहते हैं प्रीलिम्स प्लस मुख्य परीक्षा यूपीपीसीएस 2022 के लिए, वो संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम से। व्हाट्सअप नंबर है 9453775039। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे संपर्क करके फाउंडेशन कोर्स मतलब प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, वैकल्पिक विषय या फिर अन्य किसी परीक्षा की तैयारी करनी हो आप, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का हमारे, वहाँ पे भी जा करके आप जानकारी ले सकते हैं, या व्हाट्सअप करके आप हमारे कोर्सेज़ की जानकारी लेकर के जुड़ सकते हैं। और इस इनोवेटिव कार्यक्रम से जो आपको टू द पॉइंट आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने में आपकी मदद करेगी, आप इससे जुड़ करके इसका लाभ ले सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।